हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है वाटर ट्रीटमेंट। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक भी करें। हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट में इससे पहले 2 क्वेश्चन लगा के देखा है और उन दोनों क्वेश्चनों में हमने क्या देखा है कि किस प्रकार से हम वाटर की कठोरता को फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इससे उस दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। क्या इसमें अलग है? यहां पर इस बार कुल कठोरता नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इस बार क्वेश्चन में अस्थायी और अस्थायी कठोरता भी पूछी जा रही है। क्वेश्चन पर देख लेते हैं, फिर इसको लगाने का क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे उसको देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जल की एक नमूने में, नमूने का मतलब होता है वाटर सैंपल, एक सैंपल दिया जा रहा है, उसमें 40.5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, 46.5 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, 27.6 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम सल्फेट है, 32.1 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट है और 22.45 मिलीग्राम पर लीटर जो है कैल्शियम क्लोराइड है। अब आपको क्या करना है, इस जल की जो है पूरी कठोरता भी निकालनी है, साथ ही साथ अस्थायी भी निकालना है और अस्थायी भी निकालना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि जितने भी अलग अलग तरह की कठोरता दी गई है उन सभी कठोरता को हमको चेंज करना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य में। समतुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, यानी हमको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा। उस कन्वर्जन के बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारे जल की कठोरता कितनी है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो काफी लंबे स्टेप में जाएगा क्वेश्चन। उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा टेबल के फॉर्म में ही किया जाता है। टेबल के फॉर्म में करने से एक फायदा होगा कि सारा कैलकुलेशन आपके पास एक जगह पर रहेगा, जिससे आप क्रॉस चेक भी आसानी से कर सकते हैं। करके देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे आप टेबल बनाइएगा कॉपी पे और सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले यहां पे लिखिएगा सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट पाया जा रहा है। ऐसा अगर हिंदी मीडियम से हैं तो यहां पे लिखिएगा लवण, यानी किस तरह के सॉल्ट हम यहाँ पे वाटर में दिए जा रहे हैं उसका नाम आपको यहां पे लिखना होगा। फिर क्या लिखना होगा, फिर लिखना होगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका मॉलिक्यूलर वेट, ये जो सॉल्ट लिया जा रहा है, जो सॉल्ट आपके क्वेश्चन में दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसे लिखा जाएगा अणुभार। आप अपनी सुविधा अनुसार लिख लीजिए जो भी आपको आसान लगे। और तीसरा होगा, इसमें तीसरा होगा लवण की मात्रा। ये क्वेश्चन में दिया रहता है लवण की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। और जो सबसे लास्ट में कॉलम है उसमें थोड़ा जगह ज्यादा रखिएगा। इसमें कैलकुलेशन क्या किया जाएगा, यहां पर कैलकुलेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस का, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस या फिर कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य। तो इसका कैलकुलेशन कहां किया जाएगा, लास्ट वाले कॉलम में किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन से जितने सॉल्ट दिए गए हैं उनको वहां पर हमें कॉपी करना होगा। देखिए नंबर 1, सीरियल नंबर 1 यहां पे कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप यहां पे लिखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसा। फिर देखिए दूसरा कौन सा दिया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो थोड़ी जगह छोड़ के मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसे लिखेंगे। तीसरा कौन सा दिया हुआ है, तीसरा देखिए दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट। थर्ड वाला है मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसा। फिर देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पर है कैल्शियम सल्फेट। और जो लास्ट है उसका नाम क्या है, वो जो सॉल्ट आपको दिया जा रहा है वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो मैं कैल्शियम क्लोराइड को देखिए नीचे लिखा हूं ऐसा।
इनकी मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग रफ में यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे बच्चे जो नए हैं इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर हमने विस्तार से बताया है कि किसी भी सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट होता है। मैं केवल एक या दो यहां बताऊंगा, बाकी को नहीं बताएंगे, बाकी आप पिछले वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। एक दो देख लीजिए यहाँ पे। जैसे सपोज करिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकालना है ऐसा, तो कैल्शियम के लिए 40 हो जाएगा, U प्लस, सबको प्लस करते जाते हैं और यहां पर लिखा जाता है एटॉमिक वेट, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। हाइड्रोजन का 1 लिखिएगा, कार्बन का 12 लिखिएगा, ऑक्सीजन का 16 है। अगर इसके 3 एटम हैं तो ये 3 into 16 ऐसा होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 40 प्लस 2 और इसे कैलकुलेशन में रखिएगा तो 1 प्लस 12 और ये हो जाएगा 48 ऐसा। जोड़ लीजिए इसको, मैं यही पे ऐड कर देता हूं। देखिए ये हो जाएगा 8 2 10 एंड 1 एंड 5, एक कैरी हो गया 5 6 61, यानी ये हो जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 61 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 2 जा 12 122 और 122 में 40 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 162। इसी तरीके से सभी का निकालना होगा। तो यहाँ पे एक मैंने निकाल के दिखाया, तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा, इसका आएगा 162। अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए 40.5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब है ये अमाउंट किसके लिए है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए है। यूनिट यहाँ पे दी रहती है मिलीग्राम पर लीटर, तो हर बार हम मिलीग्राम पर लीटर नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर लिख देते हैं। इसका मतलब होगा कि अब जो भी लिखा जाएगा वो सब कुछ मिलीग्राम पर लीटर में होगा। अब लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना है 40.5। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अणुभार लिखेंगे यहाँ पे और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सॉल्ट को वहां पे लिखा जाएगा। अब देखिए कैल्शियम का हो गया, अब मैग्नीशियम की बारी है। तो मैग्नीशियम में क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में सब कुछ सेम रहेगा, बस 40 की जगह पर 24 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 24 कर देते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे 24 कर देते हैं तो ये मैग्नीशियम का निकल जाएगा, यानी 4 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा एंड 1 यानी 146। तो यानी इसका जो है अणुभार कितना है, इसका है 146 और अमाउंट कितना दे रहा है, अमाउंट यहाँ पे दे रहा है 46.5, तो अमाउंट है 46.5 ऐसा। मैग्नीशियम सल्फेट को देखा जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट का कितना होता है 120, निकाल करके देख सकते हैं। जो बच्चे निकालना नहीं जानते हैं प्रैक्टिस भी करें इसको, क्योंकि आपको रटना नहीं है, रट करके आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको निकालने नहीं आएगा तो क्वेश्चन करना बहुत ही कठिन होगा आपके लिए। मैग्नीशियम सल्फेट 120 होता है ऐसा, 24 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16, यही है। इसी कैलकुलेशन को करना है, यानी ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 64 ऐसा। 4 4 8 2 10, एक कैरी कर दीजिएगा और ये हो जाएगा 6 3 9 9 10 एंड 12 120 ऐसा लिखिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट का कितना आ रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट का आ रहा है 120। अमाउंट फिर से यहां से कर लीजिएगा, यहां पर फिर से अमाउंट करिएगा ऐसा। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का है तो इसलिए आपको थोड़ा समझने में समय लग सकता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको वैल्यू समझना चाहिए कि वैल्यू आपको कैसे रखना है। बात कैल्शियम सल्फेट की करते हैं। अगर कैल्शियम सल्फेट को देखा जाए तो 136 होता है। जो बच्चे निकालना नहीं जानते हैं वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसका 136 है और इसका वैल्यू कितना लिया है, अमाउंट दे रहा है इसका 32.1, तो 32.1 ऐसा। और लास्ट वन है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, कैल्शियम क्लोराइड का है 111, ये 111 है 111 और इसका अमाउंट कितना दे रहा है, इसका अमाउंट दे रहा है 22.45
देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, इस तरीके से हमने टेबल बनाया, उसमें मॉलिक्यूलर वेट को रखा और साथ ही साथ कितना अमाउंट जो है सॉल्ट का वाटर में डिसॉल्व है उसको भी हमने वहां पे लिख करके रखा हुआ है। अब बस करना क्या होता है, हमको जितना भी यहाँ पे अमाउंट दिया है उस अमाउंट को कन्वर्ट करना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। कैसे कन्वर्जन का क्या रूल है, तो कन्वर्जन का रूल देखिए क्या है। कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो अमाउंट देगा, अमाउंट कितना दिया है 40.5, जो ये अमाउंट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है, यानी अमाउंट है 40.5 डिवाइडेड बाय 162 और इसको जो है फर्दर जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये फार्मूला भी हमने जो पहला वीडियो इसका था उसमें हमने बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन भी देखा जाएगा, तो कैलकुलेशन अभी बाद में कर लेते हैं, फार्मूला सबका लिखते हैं पहले। देखिए इसके लिए हो जाएगा 46.5 डिवाइडेड बाय 146 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसके लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा 27.6 डिवाइडेड बाय 120 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 ये, और इसके लिए हो जाएगा 32.1 डिवाइडेड बाय 136 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसके लिए हो जाएगा 22.45 डिवाइडेड बाय 111 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला इसके लिए ऐसा। अब बस सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिवीजन करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यूज जो जो आ रही हैं आप लोग खुद भी लिख सकते हैं इसको है जल्दी जल्दी। यहाँ पर वैल्यूज जो आ रही है, फर्स्ट का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 25, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 25, ये अमाउंट आ रहा है 25। और इसके नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 31.8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 23, इसकी वैल्यू 23 आ रही है। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि वैल्यू क्या आ रही है, और इसकी वैल्यू आ रही है 23.6 ऐसा। और जो लास्ट वाला है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 20.2 ऐसा। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो है ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए क्या है, जितनी भी तरह की हार्डनेस थी वो सब की सब कन्वर्ट हो चुकी हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। अब क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल की टोटल हार्डनेस बताइए। जब टोटल हार्डनेस पूछेगा तो क्या करना होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए जितना आंसर आया है इस आंसर को, इसको और इसको, इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही उसकी कुल हार्डनेस होगी। अगला देखिए इसमें साथ ही साथ पूछ रहा है अस्थायी कठोरता कितनी होगी, और साथ ही साथ पूछ रहा है अस्थायी कठोरता कितनी होगी। अस्थायी और अस्थायी कठोरता कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता डिसाइड होगा इस सॉल्ट को देख करके। जैसे अगर हम देख रहे हैं, ये देखिए दोनों सॉल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या है, बाइकार्बोनेट। जब कभी भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा तो इससे जो हार्डनेस होती है ये हमेशा कैसी होती है, तो ये हमेशा होती है अस्थायी, टेम्पोररी होती है। और इसके अलावा मैग्नीशियम कैल्शियम का चाहे सल्फेट हो चाहे क्लोराइड हो, इसके कारण जो हार्डनेस होती है ये हमेशा कैसी होती है, तो ये हमेशा होती है अस्थायी। यानी क्वेश्चन में कहा है टोटल हार्डनेस अस्थायी और साथ में अस्थायी। तो टोटल के लिए सबको ऐड करिए आपस में, वो आपका जो आंसर आएगा वो कुल हार्डनेस होगा, टोटल हार्डनेस होगा। इन दोनों के आंसर को ऐड कर लीजिए, मतलब 25 प्लस 31.8, इसको आंसर को ऐड करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका अस्थायी। और साथ ही साथ अगर आप 23 प्लस 23.6 प्लस 20.2 ऐड करते हैं उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा अस्थायी कठोरता। करके देख लेते हैं, लिखते कैसे हैं ये भी देख लीजिएगा।
इसे हटा रहे हैं क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं, बस खाली एक लाइन लिखना होगा। लिखने का तरीका कैसे अडॉप्ट करते हैं बस उसको बता रहे हैं आपको मैं। देखिए यहां देख लीजिए, देखिए जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, इसको अगर लिखना है तो हम लिखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका 25 एंड देन हो गया आपका 31.8, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 हो जाएगा, 8 होगा एंड 3 to 5 हो जाएगा। इतना मिलीग्राम पर लीटर जो है ये जल की अस्थायी कठोरता है। इंग्लिश लिख रहे हैं तो इसको कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, तो टेम्पोररी हार्डनेस जो है इतना आएगा। अब वहीं पर जल की अस्थायी कठोरता निकाल लीजिए, अस्थायी कठोरता ये किसके कारण होगा, तो ये जो है इन तीन के कारण है, तीनों का नाम लिख दीजिए जिससे आपको भी कंफर्म रहे और जो आपकी कॉपी चेक करे उसे भी कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि आपने किस किस को ऐड किया है। हमने इन तीनों को ऐड किया है तो नाम लिख दिया हमने है, और तीनों का आंसर कितना कितना है, देखिए 23 है प्लस 23.6 है और प्लस कितना है 20.2 है। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, अगर आप ऐड करते हैं 23, 23.6 एंड 20.2, 6 to 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 3, 3, 6 हो जाएगा, 2, 2 एंड 2 एंड देन 6, इसका मतलब है 66.8 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल हार्डनेस पूछ रहा है, कुल कठोरता पूछा हुआ है, कुल कठोरता भी क्वेश्चन में दिया था, ये बराबर होगा इन दोनों को सम करके, मतलब अस्थायी कठोरता प्लस अस्थायी कठोरता प्लस, इसे हटा दे रहे हैं, हो चुका है काम इसका, और प्लस हो जाएगा अस्थायी कठोरता, ऐसा। तो जोड़ लीजिए कितना है 56.8 एंड प्लस 66.8, इन दोनों को सम कर लीजिए, सम करने पर आपका जो आंसर आएगा वही आपका टोटल हार्डनेस के बराबर होगा। ये यानी ये हो गया आपका 123.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, ऐसे टेबल फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं, एक जगह सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन में तीन ही चीज पूछता है, केवल तीन चीज, या तो क्वेश्चन पूछता अस्थायी कठोरता, या तो अस्थायी कठोरता, या तो टोटल हार्डनेस। तो इन तीनों को निकालने का तरीका मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया है कि आप यहाँ पे जो भी सॉल्ट है देख करके पहचानेंगे कि किस सॉल्ट से किस तरह की हार्डनेस हो रही है, उसके अनुसार अपने आंसर को देंगे। तो ये क्वेश्चन है, और भी अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये हमें दूसरा क्वेश्चन बताया इस टाइप का जिसमें आपको हार्डनेस यहाँ पे निकालना है। अब इस चैप्टर में अगले टॉपिक को देखा जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लेते हैं इसमें। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टॉपिक को समझने के लिए आप इसके पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। हम यहाँ पे जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि अगर जल में कठोरता है तो उसको निकालने का तरीका क्या है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अगला जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है जल की कठोरता EDTA विधि द्वारा ज्ञात करना, इस टॉपिक को देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। EDTA द्वारा ज्ञात करना, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और वैसे भी टॉपिक लिखने को भी आता है।
तो अच्छा टॉपिक है, काफी ठीक ठाक टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, इस एग्जाम के लिए देख करके जाइएगा। कैसे हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है ये देखते हैं। सबसे पहले आप समझें कि इस ईडीटीए का पूरा नाम क्या है। तो ईडीटीए को अगर हम देखिए यहाँ पर ईडीटीए कहते हैं किसे हैं। अगर हम ईडीटीए की बात कर रहे हैं तो ईडीटीए क्या है, ईडीटीए है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या है, इसका एडीटीए का पूरा नाम है। हिंदी में भी लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो इसका लिखिए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड की जगह लिख सकते हैं अम्ल या एसीटेट भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर आप कहीं बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, तो ये फार्मूला भी, ये नाम भी सही है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जो इसको एक नंबर ही क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो पहले एथिलीन देख लीजिए, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा। डाइएमीन का मतलब है NH2 ग्रुप जो है, ये NH2 ग्रुप जो है, इस NH2 ग्रुप की संख्या कितनी है, 2 है। अगर 2 की संख्या में NH2 है तो इसका मतलब है एक यहां पर ऐड होगा और एक NH2 इस कार्बन से ऐड होगा। एक्चुअल में डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, अब कार्बन की वैलेंसी जब कंप्लीट है तो NH2 ऐड कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक बॉन्ड यहां से कम हो जाता है और तब क्या होता है, तब जाकर के, अब देखिए मैं H2 इधर कर रहा हूं, तब जाकर के यहां से एक NH2 यहां से ऐड हो जाता है और एक NH2 जो होगा इस कार्बन से ऐसे ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, हम लोगों ने कहां तक लिख दिया, हम लोगों ने यहां तक लिख दिया है। अब अगली बारी किसकी है, टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा का मतलब कितना होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी 4 मॉलिक्यूल किसके हैं, 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसिटिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल हैं। तो आपको एसिटिक एसिड का फार्मूला भी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो यहां देख लीजिए CH3COOH, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है एसिटिक एसिड का। इस एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, इसके मॉलिक्यूल लगने वाले हैं 4। लेकिन देखिए ऐड कैसे किया जाएगा, देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और 3 कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो एक यहां से कंप्लीट है और 2 यहां से कंप्लीट है। ऐड कैसे होगा, हमको करना क्या है, 4 एसिटिक एसिड को जोड़ना है, तो 2 एसिटिक एसिड चेन की इधर जुड़ेगा और 2 एसिटिक एसिड चेन की इधर जुड़ेगा। लेकिन यहां पर जगह नहीं है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी कम करनी पड़ेगी और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो सिग्मा बॉन्ड यहां पर है हाइड्रोजन का, इसे यहां से डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे ही इस साइड का भी आपको डिलीट करना होगा ऐसा। अब हमने इसको डिलीट करके क्या किया है, इस नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी बना दी है। ऐसे ही देखिए CH3 जो है, यहां देखिए CH3 जो है ये भी बॉन्ड नहीं बना सकता है, यहां देखिए ये कंडीशन ऐसी है। देखिए कार्बन की भी वैलेंसी 4 कंप्लीट है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, यहां से भी एक हाइड्रोजन आपको कम करना पड़ेगा ऐसे। यानी जब कभी भी CH3COOH इस नाइट्रोजन के साथ ऐड किया जाएगा तो हमेशा किस फॉर्म में ऐड किया जाएगा, CH2 के फॉर्म में। तो ऐड कैसे करिएगा भाई, तो देखिए ऐड करिएगा CH2COOH ऐसे। ऐसे दूसरा भी ऐड करिएगा, यहां से हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे स्ट्रक्चर में, इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए इस नाइट्रोजन के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, CH2COOH ऐसे करना होगा। ऐसे ही इस साइड से भी आपको करना होगा ऐसे, तो यहां भी आप लिख सकते हैं CH2COOH, ऐसे इधर भी लिख सकते हैं CH2COOH। अब देखिए पूरा हो गया है। देखिए यहाँ पे 2 जो हो गया आपका एमीन ग्रुप हो गया है, ये आपका एथिलीन ग्रुप है और साथ ही साथ टेट्रा एसिटिक का मतलब 4A
2, 3 और 4, यानी 4 यहां पर क्या हो गए आपके एसिटिक एसिड हो गए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला 1 नंबर में भी आता है कि ईडीटीए का पूरा नाम क्या है और ईडीटीए का फार्मूला क्या होता है। तो बहुत ही सिंपली हम कर सकते हैं, ईडीटीए का नाम लिख सकते हैं और साथ ही साथ फार्मूला लिख सकते हैं। जब भी नाम लिखे, जब भी फार्मूला लिखे तो समझ करके लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट का फार्मूला लिखा जाता है। अब बात अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम देख रहे हैं कि जल की कठोरता ईडीटीए विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो ये ईडीटीए है वास्तव में क्या करता है, वास्तव में इसका काम कैसा है, इसका काम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में। ये किस तरह से काम करता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड का मतलब है मानक, यानी ये हिंदी में अगर बोले तो ये मानक विलयन की तरह काम करेगा। बस मानक विलयन का मतलब क्या है, मानक विलयन का मतलब है कि हम इसका जो भी सॉल्यूशन लेंगे उसमें कितना हमने आपका एडीटीए मिलाया है, कितना कंसंट्रेशन एडीटीए का है, ये हमें पता होता है। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं मानक विलयन। मानक विलयन का मतलब कि कोई भी, जैसे विलयन कैसे बनेगा, विलयन देखिए 2 चीज से मिलकर बनेगा। एक होगा सलूट, ये सलूट है जिसको घोला जाएगा, और एक सॉल्वेंट होगा ऐसा। तो जो सलूट हम ले रहे हैं इसकी मात्रा हमें पता रहती है कि हमने क्या किया है, 10 ग्राम जो है हमने 1 लीटर पानी में घोला है। तो हमें क्या है, इसके सलूट की मात्रा अगर पता है तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम कौन करेगा, तो जो ईडीटीए होगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। जब भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात आती है तो जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसको हम कहां पर लेते हैं, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम देखिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम किस में लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम लेते हैं इस तरीके के एक ग्लास वेयर में, और इसे क्या नाम देते हैं, ब्यूरेट। ऐसा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहां पर लेंगे, उसको हम लेंगे ब्यूरेट में। ब्यूरेट में ऐसे 25 से 50 ml होता है, किसी का 25 ml भी हो सकता है या 50 ml भी हो सकता है। 25 ml का आता है या 50 ml ऐसा। तो निकालने के लिए अगर हमें इसे निकालना है जल की कठोरता, तो जो भी मानक विलयन है यानी ईडीटीए जो है उसको आपको ब्यूरेट में लिया जाता है। अब देखिए जिस वाटर का निकालना होता है, अब मान लीजिए आपको दिया गया है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर दिया गया है और आपको कहा क्या जा रहा है कि भाई इस हार्ड वाटर की कठोरता निकालिए, यानी हार्डनेस को फाइंड आउट करिए, हार्डनेस को फाइंड आउट करिए। अब देखिए क्या करना होता है कि जो भी आपको हार्ड वाटर दिया जाएगा उसका क्या करना होगा, उसका जो है कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट का मतलब है एक निश्चित मात्रा। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया 10 ml ऐसा, तो 10 ml क्या करना होता है, 10 ml को आपको एक जो है कोनिकल फ्लास्क में लेना होता है ऐसा, कोनिकल फ्लास्क में लेना होता है। और आपने क्या किया, इस 10 ml को कहा लिया कोनिकल फ्लास्क में, ये 10 ml ऐसा, और 10 ml हमने इसको ले लिया है। तो अब क्या करना होता है, अब बारी आती है बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन की एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था कि बफर सॉल्यूशन का क्या इस्तेमाल है, बफर सॉल्यूशन का क्या रोल है। तो बफर सॉल्यूशन जान जाइए कि बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो पीएच सेंसिटिव है तो ऐसे रिएक्शंस में हम बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो इस बार का मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी पीएच सेंसिटिव है, यानी पीएच के बदलने से क्या होता है, आपके जो मेथड है, आपका जो रिजल्ट है वो बदलेगा। हमें पीएच को फिक्स करना होता है, तो पीएच को फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बफर सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। तो जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है इस सॉल्यूशन में भी हमें क्या ऐड करना होता है, बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन आए, फिर मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई बफर सॉल्यूशन सर ऐड कर देंगे लेकिन कितना, तो जितना भी यहां पर आप कंसंट्रेशन ले रहे हो
जैसे आपने 10 ml लिया है तो इस 10 ml का आपको लेना होता है कितना, 20% से लेके 30% तक, इतना ऐड होता है ऐसा। तो अगर आपने 10 ml लिया है तो जो बफर सॉल्यूशन आपको लेना होगा वो 2 से 3 ml आपको लेना होता है। अब 2 से 3 ml आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, बफर सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब सिंपल टाइट्रेशन रहता है और टाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए हमें, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इंडिकेटर का। इसका जो इंडिकेटर है उसका नाम है एरियो क्रोम ब्लैक टी। नाम याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट नाम है इसका। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब इस इंडिकेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है और ये चेंज किस में हो जाता है, वाइन रेड में, ये कलर चेंज ऐसा। अभी रिएक्शन देखेंगे, इसका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो वाइन रेड में इसका कलर चेंज होता है और अब आपको क्या करना होता है, ये आपका जो यहाँ पर आपने सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन को जो है हम यहाँ पर इसके द्वारा टाइट्रेट करते हैं। तो जब टाइट्रेट हम इसके द्वारा करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कलर चेंज ऐसा, कलर चेंज। बस थोड़ा सा अंदर जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, अभी हम बताने वाले कहां पर है। तो जो कलर चेंज होगा वो क्या देखना होता है, वाइन रेड से आपको देखना होता है कौन सा कलर, ब्लू। और जैसे ही वाइन रेड से ब्लू कलर आता है वैसे हम टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहां से जो भी रीडिंग आती है, ये सपोज करिए आपकी रीडिंग आ रही है 4.3 ऐसा। तो अब निकालने का तरीका देख लीजिए, कैसे इसको निकाला जाता है, किस तरीके से हम निकालते हैं इस विधि में। आसान सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए इसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये नॉर्मलिटी का फार्मूला है, नॉर्मलता का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे N1V1 ये जो इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है आपको जो आपको हार्ड वाटर दिया गया है, इसके लिए हार्ड वाटर का मतलब कठोर जल के लिए। और जो ये N2V2 है ये किसके लिए है, तो ये जो है आपका EDTA के लिए है, ये ऐसा। N का मतलब क्या है, तो N को हम कहते हैं नॉर्मलता ऐसा, नॉर्मलिटी। और V वॉल्यूम है, यानी जितना आयतन आप ले रहे हैं। हमको निकालना क्या होता है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में कहता है कि भाई N1 को निकालिए। और क्वेश्चन में देखिए V1 दिया रहता है, तो V1 जैसे हमने कितना लिया था 10 ml, तो ये 10 ml रहेगा। ऐसे EDTA का नॉर्मलिटी पता रहेगी। क्यों पता रहेगी, क्योंकि ये मानक बिलियन है। हमने पहले बताया है कि अगर EDTA मानक बिलियन है तो इसमें कितना आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है ये पता होगा। यानी हमेशा क्वेश्चन में N2 दिया रहता है। सपोज करिए कितना है 1/10, और अब सपोज करिए कि जो V2 वॉल्यूम है EDTA का वो कितना लग रहा है, अगर वो लग रहा है मान लीजिए 5 ml ऐसा। तो अब इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से आप N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा N2V2 अपॉन V1 ऐसा। सारी वैल्यू को रख दीजिएगा तो आपको N1 का मान निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद इतना तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। अब इसके बाद अब कैलकुलेशन यहां से अब आगे देखिए। अब हम लोग इतना काम तो करते हैं, अब इसके आगे का जो काम है कैलकुलेशन में, अब उसको देखने वाली बात है। हम जब N1 यहां से निकाल लेते हैं तो ये जो N1 यहां से निकल रहा है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में नहीं होता है। ये किस फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में इसमें हार्डनेस पाई जा रही होगी। मतलब अगर मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में है, मैग्नीशियम सल्फेट है तो मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में है। यानी फिर से हमें क्या करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे अमाउंट निकल रहा है उसे बदलना पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमें फिर से निकालनी है जल की कठोरता, जल की कठोरता अगर हमें फिर से निकालनी है यहां से, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस N1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांकी भार से।
इंग्लिश अगर देख रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा इसके तुल्यांकी भार से। और N1 अभी जो आंसर आएगा वो है, इसका तुल्यांकी भार होता है 50, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार है 50। ये जो आंसर आता है हमेशा अमाउंट हम ग्राम में लेते हैं तो ग्राम पर लीटर आता है। अब क्या करना होता है, हमारा जो भी आंसर आता है वो मिलीग्राम पर लीटर में आता है या पीपीएम में आता है। पार्ट्स, हाँ मॉडल देखिए पीपीएम में भी आंसर आता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा इसका पूरा नाम है। तो चाहे आप मिलीग्राम पर लीटर लिखें या पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 पीपीएम के बराबर होता है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है मिलीग्राम पर लीटर में, तो ये हो जाता है N1 इंटू 50 इंटू 1000 और मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, जल की कठोरता को निकालने का काम करते हैं। तो इससे भी पूछता है और ये आपको क्वेश्चन लगाने में भी हेल्प करेगा। अभी 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके ऊपर कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि हम लोग N1 V1 और N2 V2 से N1 फाइंड आउट करते हैं, और जब N1 निकल जाता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारा ग्राम पर लीटर में आता है, और इस आंसर को हमें चेंज करना होता है मिलीग्राम पर लीटर में। तो इस तरीके से हमने देखा इस EDTA विधि द्वारा हम कैसे हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है, और साथ ही साथ अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो पीछे के वीडियो हैं उसको भी देखते रहें, एंड थैंक यू।